नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। केदारनाथ उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव बड़ा अहम है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बात कही जा रही है कि अयोध्या के बाद, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ भी हम जीतेंगे, ऐसे समय में बीजेपी ने जो दाव लगाया वो लगाया आशा नौटियाल पर, जो संगठन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपचुनाव में पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है, यानी परिवार के लोगों को टिकट देने के बजाय संगठन के किसी महिला को टिकट दिया है। आशा नौटियाल देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रही हैं। बहुत धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। मैं जानता हूं चुनाव के समय में एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आपको क्यों लगता है कि आपके ऊपर दाव लगाया गया? क्योंकि बीजेपी की जो तय स्ट्रैटेजी थी कि परिवार के लोगों को टिकट देना है, उससे इतर आपको टिकट दिया गया। आप इसका कारण क्या मानती हैं? देखिए, मैं भी उसी परिवार की हूँ, भारतीय जनता पार्टी की परिवार की हूँ मैं। और निश्चित तौर पर उसी परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। तो मैं सभी संगठन, उच्च नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का और अपने क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों का, जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। तो जब आप पब्लिक के बीच जा रही हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आशा जी? देखिए, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के कार्यों को लेकर यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है। और उत्साह के साथ लोग जुट रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भी विकास कार्य हमारे नेतृत्व ने किए हैं, सरकार ने किए हैं, उस विकास कार्यों को लेकर जनता में भारी उत्साह है। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये सीट आपके पक्ष में आ गई है? आशा नौटियाल कॉन्फिडेंट है कि वो केदारनाथ उपचुनाव जीत रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास पर है कि यहाँ की सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी। और निश्चित तौर पर लेगी, क्योंकि हमने धरातल से लेके और हर गांव में हमने काम किए हैं, लोगों के लिए काम किए हैं। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने लोगों के बीच रहकर उनके लिए काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, धामी जी और मुझे मिलेगा। आशा जी, बहुत सारे कैंडिडेट इस फ्रेम में थे कि साहब उनको टिकट मिलेगा। और खासकर मैं जो शैला रानी रावत जी जो दिवंगत हो गई, उनकी बेटी की अगर बात करूं, तो आपको लगता है कि वो सारी चीजें जो नाराजगी है वो दूर कर ली गई हैं, सब आपके साथ खड़े हैं, सब आपके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इस परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता भी है, उसका भी हक बनता है कि वो भी चाहता है कि मुझे टिकट मिले। लेकिन पार्टी जब तय कर देती है तो सब कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेकर के अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए काम करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आप जब पब्लिक के बीच जा रही है, जनता आपसे कोई उम्मीद नहीं पाल रही है? वो कह रही है बस हमें आपको वोट देना है, कोई उनकी शिकायत या कोई उनकी डिमांड या कोई उनकी बात, ये कोई बात आपके सामने नहीं आ रही है? या आपको लगता है कुछ उनकी क्वेरीज हैं जिनको आप उनको समझाने में कामयाब हो रही हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी और यहाँ की दिवंगत विधायक हमारी बड़ी दीदी शैला रानी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं, उन कामों को लेकर के जनता में उत्साह है। और जो जहां पर रह गए हैं, जहां पर कुछ काम पूर्ण नहीं हो पाए हैं, बहन शैला रानी जी के द्वारा जो काम शुरू किए गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मैं निश्चित तौर पर उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और जनता के जो भी काम है उन पे हम उनको सफल करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जाहिर ही ये एक इंपॉर्टेंट मंच है और इसमें ये बात जरूर सामने आनी चाहिए कि कांग्रेस जो एलिगेशन आप लोगों के ऊपर लगा रही है,
पहला एलिगेशन ये है कि चोपता घाटी में जो हमारे पहाड़ी बंधु स्वरोजगार कर रहे थे उनको वहां से हटाया गया और फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने वहां पर अपने तंबू गाड़ लिए, उससे उनके लोगों को नाराजगी है। क्या आप उनको इंश्योर कर पाइए कि अगर उनके साथ गलत हुआ है आप उनको जस्टिस दिलाएंगी? देखिए, वो मेरे ही क्षेत्र के लोग हैं, मेरी घाटी के लोग हैं, हम भी उसी की भूमि में रहते हैं। निश्चित तौर पर हमारे युवाओं ने पलायन रोकने का जो प्रयास किया और तुंगनाथ घाटी में जितने भी तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए लोग आते हैं, वहां पर उन्होंने स्वरोजगार करके उन लोगों की सुविधा के लिए वहां पर टेंट लगाए। और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रोजगार सभी लोग, हमारे युवा वहां पर करते हैं। आज से नहीं, वर्षों वर्ष से उनके कई पीढ़ियों ने वहां पर कर दिया है। कुछ कुछ जगह पर जो हाई कोर्ट द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर इन जगह पे ये टेंट हटाए जाने, कुछ जगह पर ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोग उनके साथ खड़े हैं, निश्चित तौर पर तब भी रहे थे, अभी भी हैं और हमेशा उनके साथ हैं। निश्चित तौर पर उस घाटी के लोग और हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो मेरे घर के लोग हैं। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और आपने देखा कि जो तुंगनाथ जी की डोली है उसे तो वहां पर इंतजार करना पड़ा, तकरीबन 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ा, बिकॉज वहां पर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत थी। तो इससे कहीं ना कहीं जब हमारी आस्था को लेकर इस तरह की बातें उठती हैं तो ये सवाल तो खड़े होते हैं। आप कन्विंस कर पा रही हैं लोगों को कि ये दोबारा नहीं होगा? जी बिल्कुल कर पा रही हूँ। मैं आज उसी क्षेत्र में थी, भगवान तुंगनाथ जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन निवास स्थान मक्कू मठ में पहुंची है। आज हम उन्हीं लोगों के साथ थे, चर्चा हुई है, वार्ता हुई है। निश्चित तौर पर आगे जो अभी हुआ ये न हो, इसके लिए सब मिल बैठ के बातें करेंगे और अपनी घाटी को, जैसे हमारे, मैंने कहा कि युवा हमारे पलायन रोकने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अपने उत्तराखंड में रह करके जो दूर दूर से आने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए वहां पर अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वो और अच्छा वहां पे प्रयास करें और अच्छा बनाएं। इसके लिए मैं उनके साथ खड़ी हूँ, निश्चित तौर पर आगे भी खड़ी रहूंगी। और कुछ एलिगेशन की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी सोना कहां गया केदारनाथ का ये सवाल कर रही है। वो कह रही है कि साहब केदारनाथ की शिला दिल्ली ले जाई गई, इस तरह के सवाल आपके सामने हैं। आप उनको कन्विंस कर पा रही जनता जनार्दन को कि साहब कि ये स्थिति है, सही मायने में सच्चाई ये है, आप बता पा रही हैं उनको? देखिए भट्ट जी, मेरा यही कहना है कि हम लोग निरंतर विकास के मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। हमने जो विकास कार्य किए हैं, एक एक गांव की हमने चिंता की है, सड़क बनाने की चिंता की, स्कूल बनाने की चिंता की, हमने अस्पतालों की चिंता की, हमने गांव में हर प्रकार की सुविधा देने की हमने चिंता की है। और आज हमारा क्षेत्र हर हर जगह से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी मात्रा में आगे बढ़ गया है। कुछ जो थोड़े से गांव रह गए हैं, उन गांवों को भी कनेक्टिविटी के लिए हमारा प्रयास है। सड़क स्वीकृत है, उन गांवों के लिए भी हम कनेक्टिविटी करेंगे। विकास के मुद्दों को लेकर हमारा काम हमेशा रहता है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और फरेब की राजनीति की है, झूठ बोलकर लोगों को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है। लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज है, युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, समाज पढ़ा लिखा है। लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस मंदिरों पर राजनीति कर रही है, लोगों को झूठ बोल बोल कर राजनीति कर रही है। और हमने हमेशा मंदिर बनाने का काम किया है, उन्होंने मंदिरों पर राजनीति करने का काम किया है। तो अगर आप कह रही है कांग्रेस पार्टी झूठे एलिगेशन लगा रही है, झूठ बोल रही है, तो आप एक क्लैरिटी दे पा रही हैं जनता को? आप उनको समझा पा रही हैं कि साहब झूठ वो बोल रहे हैं, सच हम बोल रहे हैं? बिल्कुल। हमने यात्रा व्यवस्था इतनी, मतलब 2014 के बाद इतने लोग यहाँ पर केदारनाथ में आने प्रारंभ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो यात्रा व्यवस्था को अगर सुधारा गया है तो तभी इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। हमने वहां पर बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने के लिए मतलब वहाँ रोजगार के साधन खोले हैं।
हमने हमारी सरकार ने सुव्यवस्थित यात्रा के लिए केदारपुरी का पुनर्निर्माण करने का मोदी जी ने काम किया है, और बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं जब गांव में जा रही हूं तो इन सभी बातों को बोल रही हूँ। लोग इन बातों को समझ भी रहे हैं। हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, इन सभी बातों को सब समझते हैं कि कौन झूठ बोलता है, कौन सच्ची बातें बोलता है। और हम निरंतर केदारनाथ की व्यवस्था के लिए हम पहले भी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम कर रहे थे, ठीक करने का काम कर रहे थे, उसे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आगे भी हमारा सभी लोगों से मिलकर के जो वहाँ व्यवसायी है, रोजगार अपना कर रहे हैं, चाहे डंडी है, कंडी है, टेंट वाले हैं, ढाबा वाले हैं, हमारी दुकानों वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, सभी होटल वाले हैं, और केदारपुरी के जो तीर्थ पुरोहित हैं, सभी लोगों के साथ मिल बैठ करके बातचीत करेंगे और कैसे यात्रा व्यवस्था में और अच्छा सुधार हो, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। एक और बात जो कही जा रही कि सब कुछ लोग मतलब एक बड़ी जो तीर्थाटन करने लोग आ रहे हैं वो डाइवर्ट हो गए हैं आपके कुमाऊं की तरफ, खासकर कैंची धाम की तरफ, या हम ऊपर साइड की बात करें तो इससे क्या है, इस तरफ जो है तीर्थाटन से जुड़े लोग कम आ रहे हैं, तो ये भी उनका कह रहा है कि इससे सीधे उनकी आजीविका पे असर पड़ रहा है। आपको कुछ इस तरह की बातें सुनाई देती हैं या सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है? देखिए, मैंने पहले भी जो बात कही है कि ये इस तरह का झूठ और फरेब करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, इसको लोग सब जानते हैं, समझते हैं, और अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस भी यात्री को केदारनाथ आना है वो कैंची धाम कभी नहीं जाएगा। जिस यात्री को तुंगनाथ जाना है वो दूसरी जगह कभी नहीं जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिसको चार धाम की यात्रा करनी है वो चार धाम के लिए ही आएगा, और जिसको नैनीताल और दूसरी जगह जाना है वो घूमने के लिए उधर जाएगा। तो ये इस तरह की बातें लोग अच्छी तरह से समझते हैं, और ये लगातार ये झूठ मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे लोग बिल्कुल इनकी बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। बिल्कुल भी अब जब लोग उनके साथ नहीं चल रहे तो उनको लग रहा है कि अब इस तरह की झूठी बातें बोल करके कहीं लोग हमारे साथ आ जाएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये हरियाणा में जब गिनती से पहले पटाखे फोड़ रहे थे तो मैं उस समय बोल रही थी कि जब शाम होगी ना तो इनके पटाखे फुस हो जाएंगे, भाजपा वाले खुश हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ भी होने वाला है। तो आप पटाखे फोड़ने का इंतजार कर रही हैं, मतलब आपकी जीत के बाद आपको लग रहा है कि आप लोग पटाखे फोड़ेंगे? देखिए, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, इस देश को सन 47 तक विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपार समर्थन केदारनाथ की जनता का मिल रहा है। हम यहाँ से भारी बहुमत से केदारनाथ विधानसभा को जीतेंगे। आशा जी, मुझे एक बात आपसे जाननी है, बिकॉज अगर आप जीती आप विधानसभा में जाएंगी और आप ये आवाज उठा सकती हैं कि अगर आप अवैध और मलिन बस्तियों के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं तो अपने पहाड़ी भाइयों के स्वरोजगार को बचाने के लिए सरकार ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला सकती है? अरे हमारे पहाड़ के लोगों के पास वो छोटे छोटे स्वरोजगारी तो हैं जिससे वो अपना और अपने परिवारों का पेट पालते हैं, तो क्यों नहीं उनके लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता? हर बार कोर्ट का ही दखल थोड़ी ना चलेगा। कोर्ट ने कह दिया साहब हमें इंप्लीमेंट करना, कई बार ऐसा होता है भाई, विधानसभा इज सुप्रीम, विधानसभा चाहे तो कोर्ट के डिसीजन को भी पलट सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये मानती हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं अपने पहाड़ी लोगों के स्वरोजगार को बचाने के लिए? देखिए, हमारे जितने भी हमारे यहाँ के भाई हैं, और मैं आपसे कहना भी चाहूंगी कि कोरोना के बाद सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि बिना ब्याज के लोन देने की योजना बनाई, 35%, 50% सब्सिडी देने की योजना बनाई, जिससे आज हजारों युवा, आज जो नौकरी करते थे, आज वो युवा हमारे नौकरी देने वाले बन गए। तो ये मैं समझ हुआ है, और हजारों युवाओं ने अपना रोजगार यहाँ खोला है।
हमने कई दुकानें ऐसे बनाई, सरकार के द्वारा बनाई गई, जो युवाओं को आवंटित हुई हैं। उन दुकानों के माध्यम से भी हमारे युवा रोजगार कर रहे हैं, अपना होम स्टे बना रहे। आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ होम स्टे बन चुके हैं। लोग जितने भी हमारे पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र हैं, वहां पर होम स्टे बना रहे हैं, वहां पर अच्छे रेस्टोरेंट बना रहे हैं, वहां पर अच्छे ढाबे बना रहे हैं। तो वो सरकार की योजना के तहत ही हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि हमारे युवा पहाड़ लौटे और पहाड़ को मतलब एक सुंदर पहाड़ के रूप में दुनिया के सामने ये जाए। और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, दुनिया से लोग केदारनाथ विधानसभा में आते हैं। यहाँ चोपता, दुगल बिट्टा, कार्तिक स्वामी तमाम जगह घूमने आते हैं, काली मठ घूमने आते हैं, त्रिजुगी नारायण आते हैं, बसु केदार आते हैं, हमारे 10 जूला कांडई आते हैं, दुर्गाधार और चोपता तुंगनाथ में आते हैं। तमाम जगह अगस्त मुनि मुनि महाराज जी के मंदिर को देखने आते हैं। ऐसे हजारों सैकड़ों तीर्थाटन और पर्यटन के स्थल यहाँ हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम इन सब चीजों को एक सूत्र में बांध के इसको तीर्थाटन का और पर्यटन का हब बनाने का प्रयास कर रही है सरकार। कई गांव हमारे पर्यटन गांव के रूप में डेवलप हो रहे हैं, जहाँ कई काम हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को उन गांवों में रोजगार भी मिल रहा है। जब सीजन में, तो जब यात्रा का सीजन रहता है, तब तो भारी संख्या में लोग यहाँ आते ही हैं। ऑफ सीजन में भी लोग यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनको देखने आते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ 12 महीने का रोजगार हमारे बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है। इसे और अच्छे ढंग से संवारने के लिए हम अपने युवाओं से ही, क्योंकि नया जोश नई सोच के साथ इस केदारनाथ विधानसभा को हम एक सुंदर केदारनाथ विधानसभा बनाने में, दुनिया की नजर इस विधानसभा पे रहे, इसके लिए मैं हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। और इसके विकास के लिए हम हमेशा समर्पित रहे हैं, चाहे मैं विधायक थी चाहे नहीं थी। मैं इस विधानसभा के लिए हमेशा समर्पित रही हूँ, यहाँ के विकास के लिए समर्पित रही हूँ। और मैंने अपना समय, अपना जितना भी मेरा समय था, मैंने यहाँ के विकास के लिए दिया है, यहाँ के कामों के लिए दिया है। मुझे सभी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर सभी के साथ चर्चा करके इस विधानसभा को विकास के कार्यों के लिए आगे बढ़ाने का, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, यहाँ की बेटियों को और अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए, इस सब के लिए मेरा प्रयास रहेगा। भट्ट जी, आशा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइए महिलाएं क्या कह रही हैं? वो आपको खुल के सपोर्ट कर रही हैं? जो एक महिला होने के नाते आपके साथ उनका सपोर्ट है पूरा? भट्ट जी, बिल्कुल मेरे साथ महिलाओं का सपोर्ट है। जब मैं पहली बार आज ही एक गांव में गई थी, तो वहां की महिला कह रही थी कि जब गांव में शादी के लिए टेंट लगाए जाते थे और महंगे महंगे टेंट आते थे, तो मैंने उन महिलाओं को एक नई योजना के साथ, कि मैं विधायक निधि से आपको टेंट और चेयर दूंगी, गांव में जिसके जिसके घर में भी शादी होती है उसको कम खर्चे में आप ये देंगे, और वो आपको थोड़ा सा पैसा देंगे, ताकि आपकी आर्थिकी बढ़े। और अपने महिला मंगल दल के समूह के माध्यम से आप अपनी इनकम को बढ़ा करके और चीजें गांव में जोड़ सकते हैं। तो वो भी आज लोगों को याद है कि इसने ऐसी नई योजना एक शुरू करी थी, आगे भी वो चलती रहेगी। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, धामी जी, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और आज अगर मैं कहूं, तो इसी जिले में हमारी 1000 से अधिक बहनें लखपति दीदी के रूप में जो आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। आज हजारों महिलाएं जो यहाँ पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से काम कर रही हैं, आज हजारों महिलाएं जो अपना स्वरोजगार करके, जिसमें धामी जी का, जिसमें मोदी जी का सहयोग मिलता है, और वो अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। आज इसी घाटी की महिलाएं जो केदारनाथ, जो यहाँ पर जो भी उपज होती है, चौलाई होता है, मंडवा होता है, बुरांस होता है, और भी चीजें जो होती हैं, उससे केदारनाथ के लिए प्रसाद बनाने का काम करती हैं।
और अपनी आर्थिकी को बढ़ाने का काम करती है। उसमें हमारी सरकार का केंद्र और राज्य की सरकार का सहयोग उनको मिलता है और वो एक आर्थिक रूप से सशक्त होकर के अपने क्षेत्र को भी और अपने गांव की महिलाओं को भी और अन्य महिलाओं को भी सशक्त करने का काम कर रही हैं। उनको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद आशा नौटियाल जी, आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आई, आपने तमाम बातें रखी। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। बहुत 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 धन्यवाद भट्ट जी, देवभूमि डायलॉग को भी और आपको भी। आपने मुझे रूबरू होने का मौका दिया और मैं सभी से केदारनाथ की जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, दीदी हूँ। मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और इस विधानसभा की सेवा करने का अवसर यहाँ की सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति, वृद्ध और सभी नर नारी मुझे देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। एक और महत्वपूर्ण बात जो उठती है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी, लेकिन कब आएगी? जब हम लोगों के स्वरोजगार को संरक्षित करेंगे। मैं कह रहा हूं कोई भी अदालत कोई भी फैसला दे, अगर वो हमारे युवाओं के स्वरोजगार के आड़े आता है, विधानसभा से कानून लाके उस फैसले को पलटा जा सकता है। ये मादा हमें दिखाना होगा। हमें अपने पहाड़ियों की चिंता करनी होगी, अपने भाइयों की चिंता करनी होगी। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम फिर किस लिए हैं इस पद पर? मैं हमेशा ये सोचता हूं हर कीमत पर हमें अपने पहाड़ी भाइयों के स्वरोजगार को बचाना होगा। उसके लिए हमें ऑर्डिनेंस लाने पड़े, कानून लाने पड़े, बदलाव करने पड़े, सब करना चाहिए, लेकिन स्वरोजगार जरूर बचाना चाहिए, क्योंकि यही स्वरोजगार हमारे पहाड़ी भाइयों को पहाड़ में रोक पाएगा। बहुत धन्यवाद आपका आशा नौटियाल जी के साथ हमारे साक्षात्कार को देखने के लिए।